हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। हम आपके आने वाले सीजी टेट सी टेट पेपर के लिए जितना जल्दी हो सके सभी बाल विकास के टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि पेपर में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इन सभी प्रश्नों को डिटेल्स में बताऊंगी, जिससे यदि एग्जाम में प्रश्न का पैटर्न बदल कर दे तो आप उसे बना सकें। क्योंकि यदि आपने उस प्रश्न को समझा होगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न 1, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी यह सभी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए बात कही गई है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो बालक स्वयं के द्वारा अनुभव करके सीखते हैं, है ना, वो सबसे बेस्ट होता है ना, सबसे बेहतर तरीका हम उसे मानेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। यहाँ पर जो विवेचनात्मक है ना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना। ठीक है, विवेचनात्मक मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ऑप्शन ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, हमारे यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, क्योंकि यहाँ बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार से। तो बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। क्यों, ये प्रासंगिक होगा, है ना। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को हमेशा स्वतंत्र रूप से तर्क करने देना चाहिए, है ना, नहीं नहीं करनी चाहिए, ये गलत होगा। ऑप्शन ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन बी, केवल केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी होगी, तो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल नहीं देना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं भी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे, क्योंकि यहाँ पर लचीलेपन की बात की गई है ना, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। प्रश्न 4, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए,
प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। नहीं, अलग नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या ऑप्शन डी, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, और ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक आंसर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार ही हम उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है। प्रश्न 5, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। ठीक है। जो एक शिक्षिका है वो कभी भी अपने आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन बी, अनुदेशनात्मक सामग्री। ऑप्शन सी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। या ऑप्शन डी, सीखने की तत्परता। तो जो शिक्षिका है वो कभी अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह क्या चाहती है कि जो विद्यार्थी है वो अपने आप समूह में चर्चाएं करे, सहयोगात्मक एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण अधिगम करे, है ना। इस इस इसलिए जो शिक्षिका है उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो यह जो उपागम होता है वो सक्रिय भागीदारिता का होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न 6, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा की बात की गई है। ऑप्शन ए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए, है ना। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य, प्रत्येक बच्चे समान होते हैं एक शिक्षक के लिए, तो समान लक्ष्य क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए, अच्छी कक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। यहाँ पर बल होगा। ऑप्शन डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ऑप्शन ए, जैसे अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, इसमें सृजनात्मकता नहीं है। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, इसमें भी सृजनात्मकता नहीं होती। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, ये भी सृजनात्मकता का पोषण नहीं करता। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। हमें विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे उनमें सृजनात्मकता की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। क्योंकि शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाएं है ना, जो भी अंतरजात प्रतिभाएं हैं शिक्षार्थियों में, वो बाहर आएंगी, तभी तो उनमें सृजनात्मकता का सृजनशील हो निर्माण होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 8,
बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों में हमें रुचि बनाए रखनी है। ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। इससे बच्चों में रुचि बढ़ेगी क्या? तो नहीं बढ़ेगी, है ना। ऑप्शन बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। जब आप एक शिक्षक मतलब स्वयं गतिविधि कर रहा है और बच्चों को बता रहे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। तो हमें बच्चों को गतिविधि करने देनी चाहिए, ना कि स्वयं। हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। या ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ऑप्शन सी में भी क्या हो जा रहा है कि आप ही गतिविधि कर रहे हैं और बच्चों को उनमें शामिल कर रहे हैं एक प्रकार से। तो बच्चों की रुचि को बनाए रखना है आपको, है ना। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, है ना, तो उनको आपको समझना होगा, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है ना किसी के द्वारा बोला जिसे आप याद कर ले, है ना। किसी के अनुसार है, ये इसके अनुसार है, तो आप उसे याद कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अब आप अपनी समझ के अनुसार प्रश्नों को समझकर आप उत्तर देते हैं, है ना। तो आप इन सभी प्रश्नों को समझिए, फिर आप उत्तर दीजिए। प्रश्न 9, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, प्रतियोगिता की भावना को। ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ऑप्शन सी, प्रतिद्वंदता की भावना को। ऑप्शन डी, तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो कभी भी विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना या तटस्थता की भावना को बढ़ावा नहीं देता। वो हमेशा विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? एक स्वस्थ अध्यापक की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। ऑप्शन सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। ऑप्शन डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो जो अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि वो संतुलित होता है ना। वह संवेदनात्मक रूप से क्या होता है? संतुलित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 11, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए, आजीविका कमाना। ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी, पढ़ना एवं लिखना सिखाना। या ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास करना। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। ठीक है, हम बच्चों के सभी पक्ष का विकास करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, राहुल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षा की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मतलब शिक्षक है यहाँ पर, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो जो एक बच्चा राहुल जो है वो अपने शिक्षक से प्रश्न करता है जिसका उत्तर शिक्षक तत्काल तुरंत रूप से नहीं दे सकता। तो शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए जब वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तब? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा राहुल को चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा राहुल का ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। या ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो एक शिक्षक को जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा राहुल का ध्यान बटा देना, ध्यान बटा के क्या करेंगे? आपको उत्तर देना ही है। शिक्षक द्वारा राहुल को चुप करा देना,
अब किसी बच्चे को चुप करा के आप नहीं बैठा सकते, है ना। कभी भी बच्चे को चुप कराकर नहीं बैठाना चाहिए, इससे वो डिमोटिवेट होता है। तो ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो वैसे तो जब शिक्षक किसी बच्चे का उत्तर तुरंत बताए, है ना, किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत बताएगा तो वह बच्चे के माइंड में छप जाता है, ठीक है। जब भी किसी बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है तो वो प्रश्न करता है। उस प्रश्न का उत्तर जब शिक्षक तुरंत देगा बच्चे को, तो वो बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उत्तर तुरंत ही देना चाहिए जब बच्चे की जिज्ञासा हो, जब वो प्रश्न करे। प्रश्न 13, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अभी मैंने बताया, है ना, अभी मैंने बताया कि तत्काल तुरंत रूप से विद्यार्थी की जिज्ञासा को हमें शांत करना चाहिए, है ना। अब जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब शिक्षक के पास कुछ काम नहीं होगा, तब वो विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करे, या विद्यार्थी फुर्सत में हो तो वो प्रश्न ही क्यों करेगा, है ना, उसके मन में जिज्ञासा ही नहीं होगी। ऑप्शन सी, कुछ समय के पश्चात। कुछ समय के पश्चात उत्तर दे, मतलब जिज्ञासा शांत करने से अच्छा है कि आप तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसे शांत करें। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न 14, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार सिखाएंगे। ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो एक अनपढ़ माता पिता है, हम उनके बच्चों को अंग्रेजी किस प्रकार सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन डी, हम उन्हें उनकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। अब हम उन्हें जबरदस्ती तो बाध्य नहीं करेंगे कि आज तुम अंग्रेजी बोलो, है ना, या मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। जब हम उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मना करेंगे उन्हें इस्तेमाल करने से, तो वो अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। और आप डायरेक्ट उससे अंग्रेजी में बात करो ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, आप उस एग्जाम हॉल में अपनी समझ के साथ हल करो, क्योंकि आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स को रट रट कर याद कर कर, है ना, तो उत्तर नहीं दे पाओगे। हमेशा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो और अपनी समझ के साथ इसका आंसर दिया करो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 15, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासन बनाए रखना है कक्षा में। ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी, अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। अब जो छात्र अनुशासनहीन है ना, जो अनुशासन नहीं मानते हैं, उन छात्रों को हम विशिष्ट सुविधाएं तो प्रदान नहीं करेंगे। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें अभिभावकों को सूचित करना ये भी आवश्यक नहीं होता। अनुशासन इन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देने से क्या कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। हम कितने दिनों तक उन्हें कक्षा से बाहर निकालेंगे, है ना। तो इसका सर्वाधिक सर्वाधिक बोला है प्रभावशाली उपाय क्या होगा कि हम शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाएं, जिससे कि छात्रों का मन कक्षा में लगा रहे और इससे कक्षा में अनुशासन भी बना रहेगा। प्रश्न 16, शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
पूछा है ऑप्शन ए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से, ऑप्शन बी अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, ऑप्शन सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, ऑप्शन डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ये तो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा। छात्रों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, कक्षा के अंदर भी और बाहर भी। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, ये भी पॉजिटिव है। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी लेना, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान देंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 17, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, मातृभाषा में ही हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ज्यादातर, क्योंकि उन्हें घर जैसा वातावरण महसूस होगा जिससे वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ऑप्शन ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, इसलिए हमें मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। ऑप्शन बी अधिगम को सरल बनाएगा, इसलिए। ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो मातृभाषा यानी कि बच्चों का प्राकृतिक वातावरण एक तरीके से, है ना, घरेलू वातावरण। तो हमें मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की गई है, तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ठीक है। वैसे तो ये तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर सबसे ज्यादा किस में होगा, तो प्राकृतिक वातावरण में होगा। प्रश्न 18, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, है ना, क्योंकि वह प्रायः खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ऑप्शन बी भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ऑप्शन सी उनके ज्ञान की सीमा, ऑप्शन डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रायः खालिस्तान की ओर संकेत करती, किसकी ओर संकेत करती है, तो ऑप्शन डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 19, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए छात्र का अभिप्रेरण विकास, ऑप्शन बी सहकर्मी संचार का विकास, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या ऑप्शन डी खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो छात्र का अभिप्रेरण विकास पाठ्यक्रम के लिए लाभकारी होगा, सहकर्मी संचार का विकास ये भी लाभकारी होगा, है ना, यानी कि समूह में सीखना, एक साथ सीखना। ऑप्शन सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, तो हमेशा छात्र और शिक्षक के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, है ना, ये भी पाठ्यक्रम के लिए लाभकारी ही है। लेकिन क्या नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी खोज, खोज तो पॉजिटिव है लेकिन सक्रिय अधिगम का ह्रास ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 20, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा आईएमपी क्वेश्चन है, किस विचारक द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी स्किनर द्वारा, ठीक है, स्किनर द्वारा नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहेगा, जॉन डीवी के द्वारा किया गया है, ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, उसका स्किनर यहाँ पास नहीं रहेगा, ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। और इन्हें जो जॉन डीवी है, इन्हें हम प्रगतिशील, ठीक है, इन्हें हम प्रगतिशील शिक्षा के लिए भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन डीवी। प्रश्न 21, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ऑप्शन बी चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ऑप्शन सी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ऑप्शन डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कि संवेगात्मक, कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास या फिर चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक, चुनौतीपूर्ण कार्य और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये भी नहीं होगा। संवेगात्मक की बात की गई है और सामाजिक की बात की गई है, इसलिए हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 22, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए, ऑप्शन बी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, ऑप्शन सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, ऑप्शन डी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो जो शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को उन्हें कक्ष से बाहर नहीं खड़ा करना चाहिए, ठीक है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। उससे पहले आप उन्हें सुधारेंगे, है ना, आप उनकी गलतियों को सुधारेंगे। ऑप्शन बी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे गलतियां करना बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। जो शिक्षार्थी पाठ के दौरान गलतियां करते हैं उनके लिए अब अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 23, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे ये सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसी अपेक्षा तो नहीं की जाती है ना सीबीएसई द्वारा। ऑप्शन बी वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है ना, तो इसकी अपेक्षा भी नहीं होता। ऑप्शन सी सुरेश सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन डी वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। क्यों बच्चों को तो हमेशा प्रश्न करते रहना चाहिए, है ना, उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
प्रश्न 24, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन सी, रटने को प्रोत्साहित करके। या ऑप्शन डी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस प्रकार होगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षण कैसा होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति द्वारा ही होता है ना। प्रश्न 25, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्रश्न 25, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की बात की गई है। ऑप्शन ए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन बी, मुख्य रूप से शिक्षक से। या ऑप्शन सी, व्यक्तिक रूप से। या ऑप्शन डी, समूहों में। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। इसमें ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से और समूह में, इन तीनों द्वारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।